गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज बात करें, आज है 18 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, बिकॉज अभी हाल ही में जो है विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर जी के द्वारा जो है अभी किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की बात की गई है। हम जानेंगे कि भारत में कितनी जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं और आर्टिकल भी जानेंगे कि बेसिकली जो हमारा संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल में लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है और कितनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो के लास्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं और जो भी यानी कि 18 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि कोई भी आप लोगों का पॉइंट जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का छूट ना जाए और क्वेश्चन जो है यहाँ से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से ही बनते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में जो है हम लोग स्टैटिक जीके को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है डेली किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है कोई टॉपिक होता है उसे हम जो है यहाँ पर कवर करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में आपका पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी में भी हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर कितने जो है बेसिकली अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, कितनी सूचियां हैं, इन सब सभी जो कि आप लोगों को जो छोटे मोटे जो बोल सकते हैं जो कि क्वेश्चंस होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित, तो उन सभी को जो है हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए ना वो आप लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत और यहाँ हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिविजन। तो अभी हाल ही में तिरुवुल्लर दिवस जो है कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 15 से 16 जनवरी को बेसिकली जो है अभी आपका तिरुवुल्लर दिवस को मनाया गया है। वहीं अभी राहगीर आनंद महोत्सव का सफल आयोजन किस शहर में हुआ है, तो उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में जो है अभी राहगीर आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखिएगा इनका नाम है योगेश सिंह। क्या नाम है इनका? योगेश सिंह इनका नाम है। वहीं शांति के लिए एशियाई बुद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन कौन करेगा, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा जो है अभी एशियाई बुद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा है इसका उद्घाटन किया जाएगा। वही किस राज्य में जो है ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, तो केरल में जो है अभी हाल ही में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों के 158 यानी कि 158 ब्लॉक को जो है सूखाग्रस्त घोषित किया है, तो याद रखिएगा 17 ऐसे जिले हैं जिन्हें जो है झारखंड सरकार के द्वारा भी सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वही नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 14 की बात करें, वहीं हम बात करें यहाँ पे 22 से लेकर 23 यानी कि कुल बात करें यहाँ पे तो 9 वर्षों के दौरान कितने लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, तो याद रखिएगा आपको याद रखना है 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल कर आए हैं। तो बहुआयामी गरीबी की बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सब चीजें देखी जाती है, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। इसी के अंदर जो है आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर कुछ टारगेट्स भी हैं, उन सभी को यहाँ पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी बात करें तो नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि 24.82 करोड़ लोग जो हैं अभी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभारंभ क्या है, तो याद रखिएगा बिन बिन और नीनी जो है याद रखिएगा नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में होना है, इसका शुभंकर है। वहीं याद रखना है आपको मशहूर शायर जिनका नाम है मुनव्वर राणा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं, तो इनका नाम है फ्रेडरिक एक्स। क्या नाम है? फ्रेडरिक एक्स, जो कि डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। और यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है बेसिकली कि यहाँ पर जो है जो इससे पहले बेसिकली बोल सकते हैं कि जो महारानी थी उनके द्वारा जो है ये अपना पद जो है अपनी मर्जी से छोड़ा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 18 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन और जो है इंटरेस्टिंग भी लगेगा आप लोगों को। तो आज जो है हम बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन को विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिसे सुनकर समझकर जो है आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है, यानी नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें, इसे कब बनाया गया है तो 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को मनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेशनल स्टार्टअप डे। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो याद रखिएगा भारत में जो है हर साल 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि इस अवसर पर जो है हम लोग क्या करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जो है कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आधिकारिक तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 की थीम की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए आपको जो है 2023 की थीम को जो है आपको याद रखना है, जिसमें क्या है आज के संस्थापक कल के नेता। ये 2023 की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? जब तक जो है 2024 की थीम नहीं आएंगे, इसलिए आपको 2023 की याद रखनी पड़ेगी। क्या है? आज के संस्थापक कल के नेता जो है ये थीम है। वहीं अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की पृष्ठभूमि आखिर क्या है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा 15 जनवरी 2022 को 150 से अधिक स्टार्टअप के साथ जो है बातचीत के दौरान 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कब? 15 जनवरी 2022 को। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या बोला गया कि स्टार्टअप को जो है नए भारत की रीढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? नए भारत की रीढ़ कहा गया आपका स्टार्टअप को। वहीं ये दशक है, अगर हम इस दशक की बात करें तो याद रखिएगा प्रौद्योगिकी का दशक है, और इस दशक को ही क्या बोला जाएगा तो याद रखिएगा पूरे इस दशक को बोलेंगे टेकेड। क्या बोलेंगे? टेकेड जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं दशक को। और जहां नवाचार, उद्यमिता और स्वास्थ्य स्टार्टअप इकोसिस्टम सरकारी प्रक्रियाओं और नौकरशाही के बंधनों से नवाचार को मुक्त कराने में मदद करेगा। भारत में स्टार्टअप की पहल की बात करें तो छठी बोल सकते हैं कि छठवीं वर्षगांठ का ये कार्यक्रम, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष उद्योग की बात करें तो 4.0 विज्ञान और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों को भी जो है इस स्टार्टअप में जो है शामिल किया गया है। वहीं हम अब समझ लेते हैं जो कि 150 से अधिक जो कि स्टार्टअप है, इसमें 6 कार्य समूहों को विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या रखना है, ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स है। इसी के साथ आपको सेकंड याद रखना है क्या है, नोडिंग द डीएनए है। फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल है। टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है। बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो आपको पता होगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17 जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और इनके टारगेट कितने रखे गए हैं तो याद रखिएगा 169 जो है इसमें टारगेट रखे गए हैं, जिसे जो है सभी बोल सकते हैं कि जो यूएन की बेसिकली जो कि जितने भी देश होते हैं 193 जो कि देश है यूएन के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अभी जो है 193 देशों के द्वारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ ही हमें जो है अपने सभी टारगेट को लेके चलना है, और इन टारगेट को जो है हमें अचीव करना है। तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको इतना जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि सेकंड है, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं, जो कि साल भर की जो मीटिंग होती है ये कहां पर होगी? एनुअल मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये आपका दावोस में होगा। कहां पर होगा? दावोस, जो कि कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच 2024 की मीटिंग की शुरुआत जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है शुरू हो गई है। इस मीटिंग में जो है विश्वास की बात करें तो इस मीटिंग में जो है पूर्ण निर्माण की बात की गई है, विश्वास के साथ पूर्ण निर्माण, जिसमें आदर्श वाक्य के साथ बात करें तो भू राजनीतिक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भविष्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा जारी रहेगी इस मीटिंग में। तो यहाँ पर इन मुद्दों को जो है ना बेसिकली जो है सबसे विशेष बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एआई,
एआई के भविष्य की बात कर रहे हैं कि जो एआई इस वक्त है वो आने वाले टाइम में बेसिकली कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर फोकस रहेगा। जलवायु परिवर्तन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि चर्चा का विषय है कि आगे जो है हम लोग कैसे लेके चलने वाले हैं जलवायु परिवर्तन को। इसी के साथ भू राजनीतिक के बारे में भी इसमें बात होने वाली है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जो है वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में जो है आमने सामने की बातचीत के जो है महत्व पर जोर दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं, अजय बंगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक जिनका नाम है टेड्रोस एडनोम, और भारत, अमेरिका, चीन के राजनीतिक नेताओं के द्वारा इसमें 60 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों और विभिन्न क्षेत्र के 2800 से ज्यादा प्रतिनिधित्व शामिल किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिकली जितने भी देश हैं उन सभी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, सरकार के प्रमुख होंगे। ठीक है, और आप लोग देख ही रहे हैं जैसे कि विश्व बैंक के जो समूह अध्यक्ष है जिनका नाम है अजय बंगा, वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। तो इन सभी के द्वारा बेसिकली जो है ये जो मीटिंग रखी गई है विश्व आर्थिक मंच 2024 के, इसमें जो है इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। तो 3 विषय जो है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बना है और आने वाले टाइम पे भी कई बार क्वेश्चन बनेगा। तो बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे जो है स्विस गैर लाभकारी संस्था कहते हैं, ये जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में जनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसे स्थापित किया गया था। वही स्विस सरकार के द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में इसे मान्यता भी प्राप्त है। मिशन की बात करें कि बेसिकली ये काम क्या करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये क्या काम करेगा, ये वर्ल्ड में बेसिकली जो है वैश्विक जो कि क्षेत्रीय और औद्योगिक जगत के परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज में अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए ये काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, तो क्लास शवाब जो है इसके अध्यक्ष हैं। वहीं WEF की बात करें तो इसके द्वारा प्रकाशित मुख्य रूप से रिपोर्ट जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इन्हें जो है आप लोग को रट लेना है, दिमाग में छाप लेना है इसे मैं कहूँ तो कौन कौन सी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती हैं, तो याद रखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स EGI को भी WEF ही लॉन्च करता है, मतलब कि प्रस्तुत करता है। वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी आपका जो है WEF ही प्रस्तुत करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ठीक है, इसी के साथ WEF द्वारा जो है इंसिड और कर्नल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WEF जो है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर जो है इन रिपोर्ट्स को जो है आपको प्रस्तुत करता है, तो ये आपको जो है नाम याद रखना है। साथ ही वैश्विक लैंगिक अंतराल की बात करें, ये भी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, WEF करता है। इसी के साथ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करें और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कई बार ये ना एज इट इज आपसे पूछ ले जाते हैं कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है किस बेसिकली जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना जो है याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छा समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इस वाली साइड में हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार स्विट्जरलैंड है कहाँ पर मैप में। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख पाए होंगे, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप का एक बोल सकते हैं कि देश है। ठीक है, तो ये देखिए स्विट्जरलैंड है और जहाँ पर मीटिंग होनी है तो देवोस जो कि यहाँ पर आपका WEF की जो है यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, ये आपको याद रखना है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है और जूरिक जो कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि फेमस ये प्लेस है, तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी देश कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इटली जो है इससे बॉर्डर को टच करता है, वहीं फ्रांस जो है इससे बॉर्डर को टच करता है और जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको इतना
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 3rd नंबर का है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना का पहली द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, किस देश के साथ भारत की नौसेना ने अभी द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है एक्स अयुत्या शुरू किया है? तो किसके साथ? थाईलैंड के साथ मिलकर किया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो अपनी दिमाग में जो है ना, इस खोपड़ी में ना ये छाप लेना, क्योंकि यहाँ से ना एग्जाम में बनेगा, क्योंकि ये अभी जो है इसी साल जो है इसे शुरू किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो पास में एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसके लिए जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अभी नौसेना जो कि भारत की नौसेना के द्वारा पहली द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या की बात करें तो इसे शुरू किया गया है थाईलैंड के। तो ये बात करते हैं इसके बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। सबसे पहले जानते हैं, भारत और रॉयल थाई सेना के बीच में एक्स अयुत्या नाम का एक पहला द्विपक्षीय अभ्यास चलेगा। तो भारत की बात करें तो भारत से ये अयोध्या से संबंधित है, और थाईलैंड के ये अयुत्या से संबंधित, जो कि सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। वहीं एक्स अयुत्या की बात करें, जिसका अनुवाद क्या है? द अनविजिबल वन, जो कि दो शहरों के बीच साझा ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संबंधों को दर्शाता है। वहीं भारतीय नौसेना के जहाजों कुलिश और INLUC की बात करें तो LCU की बात करें, जो कि 56 के द्वारा अभ्यास में उद्घाटन का संस्करण में भाग लिया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। यही बात करें हम लोग मैप में थाईलैंड की, तो ये देखिए आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये थाईलैंड जो कि डार्क ऑरेंज से है ना, तो ये क्या है? ये याद रखिएगा, ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ तरीके से ना क्या करती हूँ, इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से देखिए, ये क्या है? थाईलैंड है। थाईलैंड की बेसिकली आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक जो है इसकी कैपिटल है। और आप लोग देख पाएंगे, ये एक बेसिकली आप ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ से तो लैंडलॉक है, अदरवाइज यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ से जो है समुद्र से भी यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पे जो है बॉर्डर को साझा करता है। इसी के साथ साउथ चाइना आपको देखने को मिलेगा इसके ईस्टर्न साइड, और वेस्ट में आपको अंडमान सी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पड़ोसी देशों की, तो कौन है? म्यांमार जो है इसका पड़ोसी देश है, लाओस इसका पड़ोसी देश है, कंबोडिया क्या है इसका आपका देख पाएंगे पड़ोसी देश है, और यहाँ पे देख पाएंगे वियतनाम, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चाइना थोड़ा सा आप लोग ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है चाइना, और यहाँ पे साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक जो कि बॉर्डर को साझा करता है मलेशिया के साथ भी, जो है अपने बॉर्डर को यहाँ पे साझा करता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत जो है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया है मैप में भी, तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, जो कि 4 नंबर का है। हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है अभी 5वें नंबर का, जो कि मेघालय में खेल का आयोजन किया जा रहा है, और इसी का ही उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैकग्राउंड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है तुरा में मेघालय खेलों के जो 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास के ऊपर जो है अधिक संभावनाएं विकसित करने की जरूरत है, और यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को के भी जो है विकास जो है देखा भी जा रहा है। इसी के साथ इन खेलों की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2001 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, और चौथा संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया था, और जो कि 6 दिनों तक आयोजन होने वाला इस खेल में जो है 3000 जो है एथलीट भाग लेने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? मेघालय के बारे में। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो आप लोग जब ईस्ट में जाएंगे ना, तब आपको जो है मेघालय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किससे ये पूरा का हम लोग बात करें तो ये जो है, अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये बांग्लादेश से जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं हम लोग बात करें कि ईस्ट में अन्य किस से राज्य से जो है बॉर्डर को साझा करता है, तो आप लोग देख पाएंगे असम से करता है। ठीक है, तो असम आप लोग जो है अच्छे अच्छे देख पाएंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर याद रखना है, और कि ये बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। आपको बताना है कि मेघालय की कैपिटल क्या है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 5th नंबर का है। हाल ही में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, लियोन मेसी। कौन? लियोन मेसी, जिनको जो है अभी जो कि फीफा के द्वारा मेल प्लेयर की बात करें तो इन्हें जो है बेस्ट फीफा मेल प्लेयर अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वही अर्जेंटीना के सुपरस्टार जिनका नाम है लियोन मेसी के द्वारा एक बार फिर से जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। पिछले 4 साल
सालों में यह जो है इनके साथ जो है ये तीसरी बार है जो कि इस अवार्ड को इन्हें दिया गया है, मेसी को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। वहीं स्पेन के और इन्हीं इसी के साथ है बार्सिलोना की बात करें, और जो कि स्ट्राइकर हैं जिनका नाम है एटना बोनमती को जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यानी कि अभी बेस्ट फीफा मेल अवार्ड की बात करें किन्हें दिया गया है, तो लियोन मेसी को दिया गया है। कुल की बात करें तो याद रखिएगा ये 3 बार हो गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आपको याद रखना है जो कि वित्त पोषित गाय अभयारण्य का ये पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है, भारत का पहला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत जो है तुगलकपुर में कमहेरा गांव में स्थित इस अभयारण्य को जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषित जो कि यहाँ पर जो है वित्त पोषण के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। वहीं 5000 से ज्यादा आवारा मवेशियों को यहाँ पर आश्रय देने की बात है, जो कि देश का पहला केंद्र द्वारा वित्त पोषित गो अभयारण्य होगा। वहीं 50 एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन यह अभयारण्य जो कि जिला के आवारा मवेशियों के द्वारा जो है यहाँ पर आश्रय देने की बात की गई है। अब जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में देसी गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया था। इस मिशन में जो है 2400 करोड़ रुपए के बजट के द्वारा जो है वर्ष 2021 से 26 तक के एक अम्ब्रेला योजना जो कि एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत जो है इसे लाया गया। वहीं नोडल मंत्रालय की बात करें तो याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय यहाँ पे काम करेगा, तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन है। वही इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सिंपल यही है कि यहाँ पर क्या करना है, गोवंश की उत्पादकता को बढ़ाना है और दूध उत्पादन को जो है स्थायी रूप से बढ़ाने की बात की गई है। वहीं हम बात करें यहाँ पर जो प्रजनन की बात करें तो उसको भी यहाँ पे जो है बढ़ाने के लिए और उसको जो है जो कि प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात करें जो कि प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों तक जो है कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से जो कृत्रिम गर्भाधान होते हैं उसे जो है बढ़ाने की बात की गई है। वहीं समग्र वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी मवेशी और भैंस का पालन और उनका संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बात किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको याद रखना है। और अभी जो है ये केंद्रीय वित्त पोषित गो अभयारण्य को जो है कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, तो ये पहला ऐसा है जो कि भारत में बनाया जा रहा है और कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये आपको याद रखना है अर्जेंटीना के साथ। ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अर्जेंटीना के द्वारा यहाँ पर और भारत के द्वारा दोनों के बीच में जो है यहाँ पर अभी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। किससे संबंधित है, ये लिथियम की खोज और खनन से संबंधित है। आइए तो ये बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ना बिल्कुल विस्तार से और अच्छे से समझेंगे लिथियम के बारे में भी, और क्या है इसकी बेसिकली जो कि चर्चा में आया है इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो बात करें भारत सरकार की जो स्वामित्व कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और अर्जेंटीना की बेसिकली जो है यहाँ पर जो कि बोल सकते हैं कंपनी जिसका नाम है कैटामार्क मिनेरा वाई एनर्जेटिक सोसिएट डेल एस्टाडो, जिसके द्वारा जो है 2 बिलियन रुपए यानी कि 24 मिलियन के लिथियम अन्वेषण पे जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और अर्जेंटीना के द्वारा। वहीं इस परियोजना के लिए कैटामार्क अर्जेंटीना में एक केवल शाखा जो कि कार्यालय के निर्माण की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बोलोविया और चिली के साथ अर्जेंटीना जो कि लिथियम त्रिकोण में है, किसमें है, लिथियम त्रिकोण में है, और जिसका जो है एक महत्वपूर्ण योगदान है। बोलोविया की बात करें जहां पर लिथियम भंडार का सबसे बड़ा धारक माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस देश में जो है सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है, तो याद रखिएगा बोलोविया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करें अर्जेंटीना के पास
दुनिया के सबसे यानी कि 50% से अधिक जो कि लिथियम संसाधन है, इसे जो है लिथियम संसाधनों में दूसरे लिथियम भंडार तीसरे वैश्विक लिथियम उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो ये भी याद रखना है। इसी के साथ हम लोग बात करें कि लिथियम का जो है बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, चार्जर हो गया, बैटरी, तो जो भी जो है बैटरी से चलता है ना, उन सभी में आपको याद रखना है वहां पे लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में लिथियम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण, जो कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि पेट्रोल वगैरह को छोड़कर हम लोग पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन के ऊपर जो है हम लोग इसके ऊपर जो है शिफ्ट होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के ऊपर। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जो है विशेष रूप से लिथियम का प्रयोग किया जाता है, और बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण के लिए यहाँ पर उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी की जरूरत है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो है रियासी जिले में सलाल और हेमाना क्षेत्र में जो है 5.9 मिलियन टन महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की पहचान की गई है। इसी के साथ भारत में कहां पर, तो राजस्थान के डोगाना, नागौर के रेवात पहाड़ी में भी लिथियम की खोज की गई है। तो भारत में भी बेसिकली जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं, इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा अर्जेंटीना के साथ जो है लिथियम अन्वेषण पे जो है समझौता करार किया है। आइए बात करते हैं लिथियम के बारे में। तो हम यहाँ पर जो है लिथियम के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। तो लिथियम को जो है Li से जो है डिनोट किया जाता है, जिसे जो है रिचार्जेबल बैटरी या फिर उच्च मांग के कारण कभी कभी से व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा लिथियम को कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो एक नरम और चांदी जैसा सफेद धातु है। अगर आप लोग देखेंगे इसे तो ये कैसा दिखने में लगता है, कि एक नरम और ये चांदी जैसा सफेद धातु देखने में लगता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। उपयोग की बात करें तो याद रखें लिथियम का उपयोग ईवी, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग की बात करें तो थर्मो न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित धातु बनाने और उसकी क्षमता में सुधार करने और उन्हें हल्का बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्रण धातु का उपयोग जो है कवच बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ लिथियम एल्युमिनियम लिथियम का मिश्रण धातु का उपयोग जो है एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेन में भी किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ प्रमुख विशेष लिथियम भंडार कहाँ पर है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे जो है एज इट इज आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है आपको याद रखना है कहाँ पर है, चिली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और थर्ड नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना में जो है लिथियम रिजर्व वाले ये शीर्ष देश हैं। इसी के साथ लिथियम त्रिकोण की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है आपको, चिली है, अर्जेंटीना है और बोलोविया है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, किसमें, लिथियम त्रिकोण में। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो लिथियम का भंडार कहाँ पर है, तो प्रारंभिक सर्वेक्षण में जो है हमें कहाँ पर मिला था भारत में, तो दक्षिण कर्नाटक के मांड्या जिले में जो है सर्वेक्षण की गई, जिसमें भूमि के एक छोटे से हिस्से में जहां पर 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता लगाया गया। वहीं अगर हम बात करें जो कि अब हाल ही की बात करें तो कहाँ कहाँ जो है लिथियम देखने को मिला है जो कि खोजा गया है, तो राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश के जो है मीका बेल्ट में, वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिला है, गुजरात के कच्छ के रण में भी आप लोगों को जो है लिथियम जो है अभी आपको देखने को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम, आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है लिथियम के बारे में इन सभी बातों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है लिथियम की खोज की गई है। और जो भी खोज करने की बात होती है ना, तो जैसे कि कोयला खोजना है या किसी भी प्रकार की धातु को खोजा जाता है, तो केंद्रीय, जो कि आपको याद रखना है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ही खोजा जाता है। तो वर्तमान में GSI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, के द्वारा जो है खनन मंत्रालय के संबंधित कार्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1851 में जो है इसे मुख्य रूप से जो है इसे
रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी। वहीं समय के साथ साथ भूवैज्ञानिक सूचना के भंडार के रूप में इसे विकसित किया गया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया गया। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है और इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन सा, लखनऊ है, जयपुर है, नागपुर, हैदराबाद और शिलोंग और कलकत्ता में जो है इसके क्या है, ये रीजनल ऑफिस हैं। इसमें प्रत्येक राज्य में एक राज्य जो है इसका इकाई के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे याद रखना है केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड के बारे में, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो कि संपर्क हेतु सुविधा प्रदान करता है और कार्य को दोहराव से बचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बॉडी याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है। तो प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म जो है क्रमशः सबसे हल्का और सबसे भारी धातु का वर्णन करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, लिथियम, और आपको इसी के साथ याद रखना है ऑस्मियम है। ठीक है, तो लिथियम और ऑस्मियम की बात करें, जो कि सबसे हल्का लिथियम है और सबसे भारी आपका ऑस्मियम है। इसी के साथ आपको यहाँ पे याद रखना है, लिथियम की बात करें तो लिथियम की अगर हम यहाँ बात कर ले कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 3 होता है और इसकी भार की बात करें तो 6.94 जो है सबसे हल्का धातु के रूप में जाना जाता है। वहीं ऑस्मियम की बात करें जो कि एक कठोर धात्विक तत्व है जिसमें सभी ज्ञात तत्वों का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑस्मियम परमाणु भार याद रखिएगा 190.2 इसका जो है आपको याद रखना है भार है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 76 है। तो आई होप जो है आप लोगों को लिथियम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का है, हाल ही में विदेश मंत्री ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा कौन सी भाषा है, तो फारसी भाषा है ना। तो पर्शियन लैंग्वेज को जो है अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा जो है अभी जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी उसमें शामिल करने की बात की गई है। तो जो है आपको बताना है कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट की। तो याद रखना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सभी शास्त्रीय भाषाओं को जो है यहाँ पे स्थान दिया गया है। वही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में आधिकारिक भाषाओं से है जिनके बारे में भारतीय संविधान के भाग, ये भी याद रखना है कौन से भाग में है, तो 17 भाग में है और अनुच्छेद कौन सा है, तो 343 है और 343 से लेकर 351 है, यानी कि 343 से लेकर 351 तक जो है यहाँ पर आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। आइए यहाँ बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो फारसी भाषा के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फारसी भाषा के बारे में। तो फारसी भाषा जिसे आप लोग फारसी भाषा के रूप में भी जानते हैं, जिसे पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में बात करें, तो इंडो ईरानी भाषाओं की जो है ईरानी शाखा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली सदस्य है। इसे जो है इंडो यूरो भाषाओं का एक उप परिवार कहा जाता है। ये जो है ईरान में आधिकारिक भाषा है और फारसी की जो है 2 किस्में हैं जिसे दारी और ताजिक के नाम से भी जाना जाता है। क्रमशः ये कहाँ पर बोली जाती है भाषाएं, तो ये जो है अफगानिस्तान, इसी के साथ तजाकिस्तान में जो है ये भी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा है। फारसी बोलने वाले महत्वपूर्ण आबादी की बात करें तो कहाँ कहाँ पर जो है ये बोली जाती है, तो याद रखिएगा फारस की खाड़ी के जो देश हैं, बहरीन है, इराक है, ओमान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ ही अमेरिका में भी बड़ी समुदाय के साथ जो है आपका फारसी भाषा बोला जाता है। वहीं इसमें हम बात करें लगभग जो है 62 मिलियन देसी वक्ता है जो कि इसे दुनिया के 20 से सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली प्रथम भाषाओं का स्थान देती हैं। ईरान में फारसी जो है विभिन्न प्रकार की अरबी लिपि में लिखी जाती है जिसे फारसी अरबी भी कहा जाता है। जिसमें फारसी को हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, जिसमें फारसी जो है द्रव्यात्मक अंतर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ नवीनताएं भी हैं जो कि 7वीं शताब्दी में इस्लामी विजय के बाद फारस में जो है ये लिपियों का प्रयोग किया गया था। इसके रिश्तेदार की बात करें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा उत्तर भारत की भाषाएं और अधिक दूर की बात करें तो अंग्रेजी सहित प्रमुख यूरोपीय भाषाएं जो है इसकी जो है यहाँ पर रिश्तेदार के रूप में कार्य करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है किसके बारे में, फारसी भाषा के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो किसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित करने का जो है पैमाना बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो क्या मापदंड है इसके, हम बात करें अगर 1500 से लेकर 2000 वर्ष की अवधि की समय की बात करें तो अगर कोई भाषा 1500 से लेकर 2000 वर्ष तक पुरानी है और ग्रंथों और अभिलिखित इतिहास में जो है इसे हम लोगों ने बात करें कि
जो भी भाषा है ना वो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, वो भी किसी इतिहास में अभिलिखित होनी चाहिए, तभी जो है उसे यहाँ पर इसे शामिल किया जाता है शास्त्रीय भाषाओं में। ठीक है, इसी के साथ जो है प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसमें वक्ताओं की पीढ़ियां द्वारा जो है मूल्यवान विरासत भी माना जाएगा। यानी कि प्राचीन जो भी प्राचीन की जो साहित्य है ना उनका संग्रह होना चाहिए, तभी जो है भारतीय भाषा में इसे शामिल किया जाएगा शास्त्रीय भाषा के रूप में। इसी के साथ साहित्यिक पारंपरिक मौलिक होना चाहिए उसका, और अपना जो है भाषण समुदाय से उधार नहीं लेते। इसका क्या मतलब है, यानी कि वो जो भी भाषा है ना उसका मौलिक यानी कि खुद की होनी चाहिए, किसी से ये नहीं कि कोई दूसरी भाषा है उससे लेकर जो है हम लोगों ने कोई अन्य भाषा मिला जुलाकर कोई दूसरी भाषा बना ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रीय भाषाओं में साहित्य आधुनिक में भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद रूपों व उसकी शाखाओं के बीच एक असंतोष का भी काम करेगी। यानी कि जो भाषा होती है ना इस भाषा में जो कि साहित्य आधुनिक में जो है भिन्न भिन्न जो कि यहाँ पे भिन्न का कारण ना हो, है ना। तो भाषा और साहित्य आधुनिक है, इन दोनों में है जो है भिन्न ना हो, ये भी आपको इसी के साथ याद रखना है। अगर हम बात करें भारत में जो है कितनी भाषाएं जो है जिन्हें जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है, तो कितनी है 6 भाषाएं हैं कुल। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। इसमें से हम बात करें जैसे कि तमिल को जो है 2004 में बात करें तो इसे जो है 2004 में इसे जो कि शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो पहली भाषा है तमिल जिसे 2004 में शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। वहीं संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया भाषा जो कि 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर शामिल हुई है। ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर 6 भाषाएं हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भाषा की बात करें तो जो शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए लाभ क्या क्या होते हैं। तो अगर हम कोई भी शास्त्रीय भाषा होती है अगर उसे हम शास्त्रीय भाषा बनाते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किया जाता है जो कि दिया जाता है उन्हें। इसी के साथ शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर जो है कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तो ये बेसिकली जो है जो शास्त्रीय भाषाएं होती है ना उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इन्हें जो है ये लाभ मिलते हैं। तो आपको आई होप जो है आपको पता चल गया होगा कि कितनी भाषाएं हैं हमारी शास्त्रीय भाषाएं। इसी में जो है अभी बात की गई है कौन सी भाषा को शामिल करने की, पर्शियन लैंग्वेज को। ठीक है, और कब कब जो है इसके जो बेसिकली जो कि क्राइटेरिया रखा गया है तो वो भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 10 नंबर का है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यानी चीता। तो चीता को बेसिकली भारतीय नौसेना के द्वारा जो कि जहाज है जिसको जो है अभी सेवा मुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो कि 3 जहाजों कौन से चीता को और गुलदार को इसी के साथ कुंभीर को जो है अभी 4 दशकों से ये बेसिकली जो है काम कर रहे थे, तो इनको जो है अभी रिटायर किया गया है। इसके बारे में याद रखना है। अभी जो है इन जहाजों को अभी पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कार्यक्रम जिसका नाम है डी कमीशनिंग कार्यक्रम के द्वारा जो है तीनों जहाजों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ, नौसेना पताका के साथ और डी कमीशनिंग पेटेंट्स के साथ जो है आखिरी बार उतारा गया। इसमें चीता, गुलदार और कुंभीर को जो है पोलैंड के डियाना शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया था। इन जहाजों को क्रमशः बात करें कब कब जो है शामिल किया गया था 1984 में, 1985 में और 1986 में। यानी चीता को जो है 1984 में शामिल किया गया, गुलदार की बात करें तो 1985 में और कुंभीर को जो है 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, तो संविधान के भाग, अनुच्छेद व अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो 468 जो है आर्टिकल्स हैं। वही भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, अगर हम वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ भारत संविधान के आरंभ में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में किसके भाग में जो है अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो कितने भाग में जो है अनुसूचियां थी, तो ये आपको याद रखना है 22 भाग थे जो कि मूल संविधान था हमारा, और इसमें 395 जो है अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां को शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं एज इट इज इन क्वेश्चन को। तो एक बार जो है मैं कहूंगी अच्छे से आप लोग को रिवाइज कर लेना है। मुझे पता है कि आप लोग को जो है ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है नागरिकता से संबंधित प्रावधान
संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में दिया गया है आपका सिटीजन से संबंधित। वहीं भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध कौन सा है? तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में वहां पे बताया गया है। इसी के साथ राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो कि संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, कब? तो 9वीं अनुसूची में से जो है शामिल किया गया। इसी के साथ जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुसूची में रखा गया। ठीक है, तो किस सूची में रखा गया? माफ कीजिएगा, तो समवर्ती सूची में रखा गया। किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में। अगर कोई भी बेसिकली जो है इंसान जो है जानवरों के साथ क्रूरता करता है, इसके लिए जो है संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन है जिसे 1976 में जो है इसे आपको याद रखना है स्टेट लिस्ट जो है इसे कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। वहीं संविधान के भारत के भीतर व्यापक वाणिज्य और सागमन संबंधी उपबंध है कौन सा? तो याद रखिएगा कौन सा? भाग 13 में है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 60 में दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जो है आपको आज का भी ये स्ट्रैटेजी का पोर्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है। आइए अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट में मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी। तो हाल ही में किस देश ने जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का जो कि 2025 में होने वाला है, इसका शुभारंभ क्या है? आप सभी के सामने ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से जो है आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत छोटा सा काम है, आई होप जो है आप लोग ये काम जरूर करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।